बच्चों कल का जो टॉपिक था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक, उसको आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने मतलब बेसिकली सब डिस्कस कर लिया था। भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, ओम्स लॉ हमने किया था। ठीक है, अब थोड़े से जो क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो हम डिस्कशन करेंगे उसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो आपके साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठोगे आपको कुछ खबर नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेज नंबर 207 पे आपको एक टेबल बना के दी गई है। ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, टेबल 12.2। उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कुछ सब्सटेंसेस की यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब रो लिखा गया है। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस का रो लिखा गया है यहाँ पे। रो कल हमने पढ़ा था कि एबिलिटी, जो कंडक्टर की एबिलिटी होती है करंट को अपोज करने की, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का मटेरियल है उसकी ताकत, करंट को रोकने की उसकी ताकत को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर अगर बहुत कम हो, मतलब अगर वो बहुत कम करंट को रोकता है तो देखो वो भी गलत है, आग लग सकती है। ठीक है, अगर वो बहुत करंट को रोकता है तो वो भी गलत है कि आपका जो मशीन है वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो माप की होनी चाहिए। जो करंट को रोकने की क्षमता है वो माप की होनी चाहिए, हद में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम होगी तो भी नहीं चलेगा, बहुत कम होगी तो वो करंट पास ही नहीं होने देगा, और मतलब बहुत कम होगी तो आराम से वो फुल करंट पास होने देगा। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की क्षमता, अगर उसकी रोकने की क्षमता मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी लो होगी तो वो करंट को एकदम जाने देगा, भाई जा जा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, रो कम है, कहेगा जा 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 करेगा तो एकदम करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्यूज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, नुकसान हो सकता है और सर्किट ब्रेक हो सकता है, फट सकता है। ठीक है, अगर वो करंट को बहुत ज्यादा रोक रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, नहीं मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, करंट को रोक रोक कर रहा है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा रोक रहा है, तो वो भी गलत। करंट को जाने ही नहीं दे रहा है तो चालू कैसे होगी आपकी डिवाइस। ठीक है, वो जो आपका जो डिवाइस है या जो अप्लायंस है या जो उपकरण है, मतलब जो भी वस्तु है, वो चालू कैसे होगी बिना करंट के। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहिए हूँ, रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी तो भी सही बात नहीं है, बहुत ज्यादा होगी तो वो भी सही बात नहीं है। रेजिस्टिविटी माप की होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बोला रेजिस्टिविटी कम, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल कम रुकावट देता है, एकदम जाने देता, भाई जा जा जा, तो किनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, गुड कंडक्टर्स की। ठीक है, कल हमने गुड कंडक्टर्स भी पढ़े थे। जो गुड कंडक्टर होते हैं वो करंट को बोलते हैं भाई जाने दे, वो प्योर मेटल्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो अच्छे होते हैं तो अपना अच्छाई दिखाते हैं, और करंट्स को बोलते हैं जा जा जा, पर उस जाने में स्विच उड़ सकता है, कुछ भी फ्यूज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर होते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स। जो इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर्स होते हैं उनकी तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो रोकने पे ही तुले होते हैं कंडक्टर को, मतलब वो फ्लो ऑफ करंट को रोकते ही रहते हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, रोकने का पावर इतना ज्यादा होता है उनके मटेरियल के अंदर कि वो जाने ही नहीं देते, जो करंट को जाने ही नहीं देते। करंट जाएगा ही नहीं तो आपका जो अप्लायंस है वो चलेगा कैसे। अब इन दोनों के बीच में कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स मोस्टली मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स में ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, अभी नहीं, 9th की बात नहीं है, 8th 7th में मेरे ख्याल, सॉरी 10th की बात नहीं है, 9th 8th में भी पढ़ चुके हो कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। तो इन दोनों के बीच में ऐसा आता है अलॉय, ALLOY। अलॉय क्या होता है, वो बहुत सारे मेटल्स का बना हुआ आता है। अलॉय इनके बीच का है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एक है, उसे अलॉय कहते हैं। अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये है ना बहुत सारे मेटल्स का बना हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो माप की रेजिस्टिविटी डालता है, मतलब
रुकावट तो डालता है पर माप की डालता है, भाई करंट जितना फ्लो होना चाहिए डिवाइस में हो, ठीक है। और उसमें एक और खासियत है, क्योंकि ये अलॉय है तो वो ये जो हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। इसका मटेरियल अलॉय का ऐसा होता है क्योंकि ये अलग अलग मेटल से बनता है, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर भी झेलने की ताकत रखता है। ये इसकी दूसरी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं बोलूं अलॉय की 2 पॉजिटिव पॉइंट बोलो, तो पहली पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी रेजिस्टिविटी गुड कंडक्टर से कम होती है, ठीक है। उसकी रेजिस्टिविटी गुड कंडक्टर से कम होती है और बैड कंडक्टर से ज्यादा होती है। उसकी पहली अच्छी पॉइंट ये। और दूसरी अच्छी पॉइंट अलॉय की है कि वो हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बर्न नहीं होता है। ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाना। ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते तो आग लग सकती है, ठीक है। तो वो जितना भी हाई टेम्परेचर, आप जितना भी बड़ा टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो वो जलेगा नहीं, ठीक है। तो ये अलॉय की 2 खासियतें होती हैं। तो इसलिए हम लोग अलॉयज यूज करना पसंद, मतलब आपके जो ओवन्स हैं, इलेक्ट्रिक ओवन्स हैं, हीटर्स हैं, और जो तारें होती हैं बिजली की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस बोलते हैं जिनको हम, मतलब जो रोड पे लगी हुई होती हैं, ये सारी चीजें अलॉयज की बनी होती हैं, ठीक है। आपके ओवन के अंदर जो कॉइल होती है ना, ओवन माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो कॉइल होती है वो भी अलॉय की होती है। उसके बाद हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो आप विंटर में यूज करते हैं, ठीक है। किसी के घर गीजर नहीं होता है तो वो रॉड यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो आप हीटर की रॉड यूज करते हो वो भी अलॉय की बनी हुई होती है, उसकी कॉइल भी। और फिर तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। जैसे आप हीटर का ही बात ले लो, ठीक है। हीटर में आप देखोगे इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और बिल्कुल लाइट जलने लगती है, लाल कलर की बत्ती जलती है और वो गर्म होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, पर वो हीटर फटता नहीं है। क्यों फटता नहीं है? क्योंकि वो अलॉय का बना हुआ है। अगर वो गुड कंडक्टर का होता तो वो क्या तरत आग पकड़ लेता, ठीक है, क्योंकि मेटल्स ऑक्सीडाइज इजीली, जबकि अलॉयज इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब इतनी जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इससे ये जो मैंने आपको बताया, इससे 3-4 बहुत अच्छे अच्छे गिव रीजन्स बन सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ये जो आपकी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में पेज 207 पे टेबल 12.2 दी हुई है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की टेबल है, ठीक है। पहले कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स का मतलब गुड कंडक्टर्स, जो अच्छे कंडक्टर्स हैं उनका देखो पेज 207। ये आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी नॉलेज के लिए दी गई है। और पेज 207 पे कंडक्टर है। कंडक्टर में देखो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, ठीक है। ये सारे कंडक्टर्स में आते हैं और इनकी रेजिस्टिविटी 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। सबकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ है, मतलब सबकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। 10⁻⁸ मतलब 0.000 ऐसे कुछ आंसर होगा, ठीक है। तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैंगनीज, ठीक है। फिर अलॉयज में किस किस के नाम है? कॉन्स्टेंटेन किसका बना हुआ होता है? कॉपर और निकल का। कॉन्स्टेंटेन मैंने आपको बताया, अलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, मतलब 2 या उससे ज्यादा मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो कॉन्स्टेंटेन एक अलॉय है, वो किसका बना होता है? कॉपर और निकल का, और उसकी रेजिस्टिविटी 49 × 10⁻⁶ है। उसके बाद है मैंगनीन, ठीक है। मैंगनीन भी अलॉय है, ठीक है, वो कॉपर, मैंगनीज और निकल का है। उसकी रेजिस्टिविटी 44 × 10⁻⁻6 है। निक्रोम है, निक्रोम भी अलॉय है, ठीक है। किसका किसका अलॉय है? निकल का है, फिर क्रोमियम का है, मैंगनीज का है, आयरन का है। इसकी रेजिस्टिविटी 100 × 10⁻6 होती है, ठीक है। फिर ग्लास, हार्ड रबर, एबोनेट, डायमंड, पेपर, ये सारे, इन सब की रेजिस्टिविटी देखो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो अगर मतलब आपके जो ओवन है, हीटर है, इनमें अगर पसंद करना है कि भाई क्या डालना है, तो या तो अलॉय को पसंद किया जाएगा या कंडक्टर को पसंद किया जाएगा। अलॉय और कंडक्टर में देखो बिल्कुल कम डिफरेंस है, उसका 10⁻⁸ है, उसका 10⁻⁶ है रेजिस्टिविटी, ठीक
ठीक है, बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों के बीच, मतलब 100 का ही आप देखो डिफरेंस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रोवेव्स, इन सब में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, अगर आपको आपको धातु मेटल पसंद करना है तो आप गुड कंडक्टर या कंडक्टर्स या तो अलॉय में से पसंद कर सकते हो, क्योंकि दोनों में बहुत रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी दोनों की बहुत कम है। ठीक है, मैंने आपको बोला जैसे अलॉय 10⁻⁻6 है और कंडक्टर की 10⁻⁻8 है। ठीक है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी देखा जाए तो बराबर ही हुई। तो अगर इन सब चीजों में आप कंडक्टर या अलॉय दोनों को पसंद कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पसंद, पर इंसुलेटर तो बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें पीछे, अभी पीछे पेज नंबर 209 पे आ जाए। पेज नंबर 209 पे क्वेश्चंस हैं, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस। ठीक है, पेज 209 पे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, On what factors does the resistance of a conductor depend? फर्स्ट वाला पेज 209 पे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में देख के लिखना, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ठीक है, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन लिखें, On what factors does the resistance of a conductor depend? जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है? तो 3 चीजों पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, पहला length of conductor, first length of the conductor, second area of the cross section of the conductor, और third nature of material of the conductor। ये आपने कल भी पढ़ा था, रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और थर्ड नंबर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की, जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 3 पे डिपेंडेंट करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें ब्लूप्रिंट का, पेज 209 पे ही है। सेकेंड, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल when connected to the same source? Why? ठीक है, कह रहा है करंट, जो करंट है वो थिक वायर, ठीक है, थिक वायर, जाड़ी वायर, ठीक है, जाड़ी, थिक वायर या थिन वायर। ठीक है, थिन वायर मतलब पतली, थिन वायर। तो करंट किससे ज्यादा जल्दी फ्लो होगा, थिक वायर की थिन वायर? तो देखो थिक वायर का मतलब क्या हुआ, जो जाड़ी वायर है मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बिग। ठीक है, मतलब जाड़ी है तो देखो ये इसकी विड्थ ज्यादा होगी ना, और ये पतली है मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, स्मॉल है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा, पतली है ना। तो अब क्या बोला, करंट किससे जल्दी पास होगा? तो करंट आपने क्या पढ़ा था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस में आपने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, मतलब एरिया थिक मतलब ज्यादा है, अगर एरिया अगर ज्यादा है, बिग है एरिया, थिक वायर का ज्यादा होगा ना, बिग है, अगर एरिया बिग है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या बिग है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। ठीक है, अगर थिन वायर है, पतली वायर है, तो पतली वायर है तो रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा, छोटा, मतलब कम होगा एरिया। तो एरिया अगर स्मॉल है, ठीक है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, एरिया स्मॉल है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, बिग, ज्यादा होगा। ठीक है, उल्टा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो इसीलिए जो जाड़ी वायर है, थिक वायर है, उससे आराम से करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो मोटी वायर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, मतलब रुकावट कम होगी। ठीक है, रुकावट कम होगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा पास होगा, ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है,
मतलब ये आपके लिए मैंने लिखा है, अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना हो कि अगर R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है, R अगर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मतलब वो जाड़ी वायर है, थिक वायर मतलब उसकी एरिया क्रॉस सेक्शन चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, एरिया का मतलब उसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? उल्टा रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो रेजिस्टेंस कम मतलब रुकावट कम। मैंने आपको रेजिस्टेंस का मतलब बताया रुकावट, तो रुकावट कम होगी तो करंट ज्यादा पास होगा, ठीक है, ज्यादा करंट, ठीक है, मोर करंट, ठीक है। और यही अगर पतली वायर होगी, देखो यहाँ पतली वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रुकावट ज्यादा देगी तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट लो, ठीक है। तो आप कौन सी वायर पसंद करोगे, कौन सी वायर से करंट पास कराना पसंद करोगे, एक थिक वायर से, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। इसका आंसर लिखें ब्लूप्रिंट का। क्वेश्चन टू, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई, ठीक है। तो आंसर तो आ गया कि थिक वायर से पास होगी, ठीक है, उसका आंसर। सो आंसर लिखो, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर, तो करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर, ठीक है, आपका आंसर है करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक, THIC के थिक, करंट आराम से एक थिक वायर से पास होगा, जाड़ी वायर से पास होगा। वाई, क्यों? तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या लिखोगे रीजन, बिकॉज resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. So more the area of cross section, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉमा लेस द रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कॉमा लेस द रेजिस्टेंस, सो करंट विल फ्लो मोर इजीली, ठीक है। ये सा आंसर लिखोगे सारा। अगर नहीं समझ आया तो घड़ी रिवाइंड और वो करके आप पॉज करके सुन लेना। मैंने कंप्लीट आंसर दिया है। मैंने पहली बात बोली कि थिक वायर से पास होगा, फिर दूसरा मैंने बोला कि भाई जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। फिर मैंने तीसरी चीज बोली, मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस इज द रेजिस्टेंस, सो करंट विल फ्लो मोर इजीली, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट द ब्लूप्रिंट ही कर रहे हैं, थर्ड नंबर। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of component decreases the half of its former value, what change will occur in the current through it? ठीक है, कह रहे हैं रेजिस्टेंस सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाएगा, तो बताओ करंट का क्या होगा, ठीक है। ये एक सम जैसा है, सम जैसा करना है आपको, ठीक है। थर्ड नंबर, देखो एक सम जैसा है ये, मतलब है क्वेश्चन पर इन्होंने सम की तरह दिया है। क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस क्या है, R। क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सेम है। Resistance of electrical component remains constant while potential difference across two ends of components decreases to half of its former value, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, आधा हो जाता है, ठीक है। तो जो अगर नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, आधा,
नया पोटेंशियल डिफरेंस उसको वी डैश बोलो, तो वो क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस सेम है पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आधा हो जाता है, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो बोल रहा है करंट में क्या चेंज होगा। ठीक है, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, करंट में क्या चेंज होगा। ठीक है, करंट क्या है, आई है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है करंट क्या होगा। ठीक है, करंट में क्या चेंज होगा, बोल रहा है रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, V/2 हुआ है, करंट में क्या चेंज होगा। देखो, जब एक नॉर्मल कंडक्टर है तो नॉर्मल कंडक्टर में रेजिस्टेंस R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, करंट I होता है। पर वो बोल रहा है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये चेंजेस हो रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आधा हो रहा है, V/2। मैंने यहाँ डैश क्यों लगाया है, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, वो चेंज दिखाने के लिए मैंने V डैश लगाया है। तो V डैश इज इक्वल टू V/2 और आपको I डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, पर आपको करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR, ये वैल्यू देख लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसमें भी V डैश इज इक्वल टू IR। ठीक है, अच्छा अब यहाँ R को अकेला बनाओ, तो देयरफॉर V/I इज इक्वल टू R। ठीक है, V इज इक्वल टू I बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो देयरफॉर V/I इज इक्वल टू R। R क्या होता है, V/I। ठीक है, R होता है V/I। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें फिर से, यहाँ V डैश इज इक्वल टू I डैश R। तो R तो देखो दोनों में सेम है, मैंने बोला था ना R दोनों में सेम है, तो R या V/I है, तो यहाँ पे भी R क्या होगा, V/I होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। ठीक है, करंट में क्या चेंज आएगा, तो देखो यहाँ देखो V डैश की वैल्यू क्या है, V/2। I डैश की वैल्यू I डैश ही है, क्योंकि वो आपसे करंट के बारे में ही तो पूछ रहा है, करंट कितना बदलेगा। ठीक है, ये भी कहाँ से लिखा, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो अभी वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू कहाँ से डाली आपने, R की वैल्यू ये 1 है, V/I, तो R की जगह V/I डालो, बिकॉज 1। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, तो यहाँ देखो I डैश फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, चेंज इन करंट, करंट में क्या बदलाव आएगा, नए करंट में क्या बदलाव आएगा, तो I डैश फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, I ऊपर ले जाओगे और V नीचे, तो V/2 I ऊपर और V नीचे इज इक्वल टू I डैश। ठीक है, I ऊपर V नीचे। ठीक है, कट शॉर्ट करो, तो कट शॉर्ट कैसे करोगे, V V। ठीक है, V1 जा, तो I/2, I डैश क्या होगा, I/2, तो देयरफॉर I/2 इज इक्वल टू I डैश। ठीक है, तो देयरफॉर I डैश इज इक्वल टू I/2। ठीक है, I डैश इज इक्वल टू I/2, इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, करंट विल गेट हाफ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ना व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, भाई करंट में क्या चेंज आएगा, व्हाट चेंज इन द करंट विल अकर थ्रू इट, तो करंट विल गेट हाफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, करंट विल गेट हाफ। ठीक है, आंसर करंट विल get half of the original current। आधा हो जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा, वरना ये करे बिना आपको चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, मतलब जब नॉर्मली करंट फ्लो होता है तो इस तरह से फ्लो होता है, उसमें R कांस्टेंट बोला है, R कांस्टेंट बोला है, तो दोनों में R सेम है। ठीक है, दोनों में R सेम है,
जब नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो V/2 है और नया करंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल टू I डैश R की वैल्यू V/I यहाँ डाली, ठीक है। I डैश को अकेला बना, I ऊपर गया, V नीचे आया, तो I/2। इसका मतलब क्या, करंट आधा हो जाएगा, करंट विल गेट हाफ, ठीक है। करंट विल गेट हाफ ऑफ द ओरिजिनल करंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why are, question 4, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, जो टोस्टर्स होते हैं जिनमें आप सैंडविचेस वगैरह बनाते हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयंस, ठीक है। आयंस मतलब वो मम्मी जो स्पीकर, वो जो प्रेस करती हैं, मतलब कपड़ों को कहते हैं ना आयनिंग करती है वो। तो जो कॉइल्स है उनके अंदर की जो कॉइल होती है, उनके अंदर जो कॉइल डलती है उनके अंदर, तो वो कॉइल अलॉय की बनाई जाती है, अलॉय की बनाई जाती है, प्योर मेटल की नहीं बनाई जाती है। क्यों, तो आपने दो रीजन पढ़ी थी कि जो अलॉय है डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली। मतलब पहली बात तो ये, अलॉय जितना भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा जलेगा नहीं, ठीक है, मतलब बर्न नहीं होगा, आग नहीं, वो गर्म हो जाता है तो लाल बत्ती लाल हो जाती है, बहुत हीटअप हो जाता है, पर वो फटेगा नहीं, जलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, अलॉय जो है उसकी रेजिस्टिविटी माप की होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी उसकी सही होती है तो करंट को भी फ्लो होने देता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो चलता रहता है अच्छे से, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या लिखोगे, alloys, answer, alloys have higher resistivity than pure metals, ठीक है। alloys की जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है, मैंने जैसे बताया, have higher resistivity than pure metals, ठीक है। They do not oxidize or burn at higher temperature. They do not oxidize or burn at higher temperature as they have higher melting point, ठीक है। वो जलते ही नहीं है जितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, मतलब मेल्ट करने की क्षमता स्ट्रांग होती है, पिघलते हैं पर जलते नहीं है, ठीक है। Alloys have a higher resistivity than their constituent metals. अच्छा, पहली लाइन को प्योर मेटल्स की जगह कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स कर दो। अलॉयज की रेजिस्टिविटी किससे ज्यादा होती है, उससे बने जाने वाले मेटल्स से ज्यादा होती है। मतलब अलॉयज है ना, कुछ मेटल्स का बनता है, तो पहली लाइन फिर से देख लो, अलॉयज हैव अ हायर रेजिस्टिविटी देन, THAN, देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। खुद के मेटल्स से उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, खुद के मतलब जिनसे वो बनता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी उनसे ज्यादा होती है, ठीक है। सब मेटल से ज्यादा नहीं होती है, उनसे ज्यादा होती है, जिनसे वो बनाया जाता है उनसे ज्यादा होती है। और दूसरी चीज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है जल्दी, जितना भी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाए वो जलता ही नहीं है, मतलब आग नहीं, मतलब इट डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली, ठीक है। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रिक आयरन्स और टोस्टर्स में इसे ही यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है वो जो टेबल है ना, वो टेबल देखो और वो टेबल देख के आंसर करो, ठीक है। 12.2 पे जो टेबल बनी हुई है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसको देख के आंसर करो, ठीक है। वो टेबल खोलो, टेबल है आपकी पेज नंबर 207 पे है, टेबल 12.2 पेज 207 पे है। Which among iron and mercury is a better conductor? आयरन और मर्क्यूरी में से ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा है, ठीक है। तो टेबल देखो सामने पड़ी हुई है, अब टेबल में देखो आयरन और मर्क्यूरी में देखो, तो आपको पता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहाँ देखो आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है मर्क्यूरी से। आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है, 10 × 10⁻⁻⁸ है, और मर्क्यूरी की क्या है 94। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो बेटर कंडक्टर, आयरन की रेजिस्टिविटी कम है। तो क्या लिखोगे, सिंस आयरन हैज लेस रेजिस्टिविटी देन मर्क्यूरी, सो आयरन इज द बेटर कंडक्टर।
ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे कम बेस्ट कंडक्टर मतलब जिसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है, सबसे कम। पूरी टेबल देख लो तो सबसे ऊपर सिल्वर लिखा हुआ है, उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे छोटा नंबर उसी का है 1.60 × 10⁻⁻8। ठीक है, 1.60 × 10⁻⁻8। तो क्या लिखोगे, सिल्वर। आंसर में क्या लिखोगे, सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर एज इट हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। सिल्वर ज्यादा बेहतर कंडक्टर है क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टिविटी उसी की है, तो सिल्वर सबसे अच्छा हुआ। ठीक है, वो आराम से, रेजिस्टिविटी कम है मतलब करंट अच्छे से पास होने देगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे, ये सिल्वर की बात की मैंने, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऐसे मैं जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक नहीं है, मतलब सिल्वर स्पून्स होते हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स में वो यूज किए जाते हैं। एजी, सिल्वर मतलब एजी होता है ना, तो वो यूज किए जाते हैं ताकि भाई जल्दी से करंट पास करने दे। ठीक है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टिविटी इन द टेबल। ठीक है, अच्छा तो ये आपने ब्लूप्रिंट के कर लिए, ब्लूप्रिंट के 5 क्वेश्चंस। अब पीछे आ जाएं, एनसीईआरटी फोल्डर, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे ले लेती हूँ इस टॉपिक के। ठीक है, पेज नंबर 221 पे आ जाओ, पेज नंबर 221 पे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइजेस पेज 221, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आशाराम बापू का सत्संग नहीं कर रही हूँ कि खाली ऐसे सुनोगे, आपको लिखना भी है। ठीक है, पॉज करके रिमाइंड करके आपको लिखना भी है। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट वेस्टिंग टाइम, मैं अपना ये समय नहीं बर्बाद कर रही हूँ, मैं यूटिलाइज कर रही हूँ कि आपको ये चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 221 पे आ जाए, 221। अच्छा इसमें क्या है आपका, इसमें सीधा आ जाओ 5th नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 5th नंबर, 5 नंबर क्या है, हाउ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कह रहा है वोल्ट मीटर को कहाँ कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो वो आपकी एनसीईआरटी में आया भी था। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है, और जो ए मीटर है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। करंट मेजर करने के लिए ए मीटर है, जो करंट मेजर करने के लिए डिवाइस होती है ए मीटर, उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो आंसर लिखो, a voltmeter is always connected in parallel in the circuit between 2 points। ठीक है, a voltmeter is always connected in parallel in the circuit between 2 points to measure the potential difference। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है सर्किट में बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर वायर, ये तो न्यूमेरिकल है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल सिखाया ही नहीं है। 7th नंबर पे आ जाओ, ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ कल एक ग्राफ भी डिस्कस किया था हमने। कह रहा है ग्राफ है, तो ग्राफ कैसे करोगे, ग्राफ बोल रहा है the values of current flowing in a resistor of the corresponding values of potential difference V across the resistor are given I amperes। I की वैल्यूज दी हुई हैं और V की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो I की जो वैल्यू है उसको x एक्सिस पे लिखो और V की जो वैल्यू है y एक्सिस पे लिखो। ग्राफ बनाना है, उसके लिए आपको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, आपको सप्लीमेंट्री में बनाना पड़ेगा। जो V की वैल्यूज है वो x एक्सिस पे लिखो, सॉरी जो I की वैल्यूज है उसे x एक्सिस पे लिखो, और जो V की वैल्यू है उसे y एक्सिस पे लिखो। ठीक है, फिर आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बोल रहा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। ठीक है, अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो 7th, द वैल्यूज ऑफ करंट I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below। ठीक है, क्या बोल रहा है, हमने I और V की वैल्यू दी है आपको, और आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने बोल रहा है आपको, आर गिवन बिलो,
और आपको बोल रहा है ग्राफ बनाओ, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ, नीचे लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करो, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना लो सॉल्यूशन V वर्सेस I का। सॉल्यूशन V वर्सेस I का ग्राफ बनाओ। V वर्सेस I, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन कौन से हैं। अच्छा V यहाँ आएगा, I नहीं, V वर्सेस I है ना, यहाँ V और यहाँ I, ठीक है। अच्छा प्लॉट करो सबको। अच्छा प्लॉट करने से पहले नंबर्स लिख लो। देखो यहाँ पे 0.5 है, 0.5 से 4 है, यहाँ 1.6 से 13.2 है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 0 1 2 3 4। आप थोड़ी स्केल से करना, मेरे पास स्केल नहीं है, मेरा ग्राफ शायद अच्छा ना बने, पर मुझे पता है V वर्सेस I है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। अच्छा और यहाँ देखो, फिर यहाँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपको I देखो, I के सामने I क्या है 0.5, 0.5 के सामने 1.6, तो 0.5 देखो 0 और 1 के बीच में 0 और 1 का आधा होता है, तो 0.5 के सामने 1.6, ठीक है। 1.6 मतलब यहाँ, ठीक है, 1.6 मतलब यहाँ, ठीक है। अच्छा 1.0 का 3.4, ठीक है, 1 का 3.4, तो I 1 है और 3.4, तो देखो 3 क्या है, 3 ये रहा 3.4, ठीक है। 1 का 3.4, ठीक है। फिर 2 का 6.7, 2 का ये 6, आपके तो सब स्केल से होगा ना, मेरा देखो कुछ भी स्केल से नहीं है, मे भी मेरा परफेक्ट नहीं होगा, तो प्लीज मेरे ग्राफ पे मत जाना कि मैम ऐसा बना रही है। 6.7 तो यहाँ समझो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 6.7। फिर 3 पे 10.2, 3 पे ये 3, 10.2 देखो यहाँ होगा 10.2। अच्छा और 4 पे 13.2, ठीक है, ये 4 13.2 देखो ये 13, ठीक है। तो 13.2 कहाँ होगा, 4 पे ये 4 13.2, ठीक है। तो देखो अब ये सब आप ये सारा आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये सारा ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये सब पास होनी चाहिए, ठीक है, ये सब पास होंगी। तो देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, जैसे बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा अब क्या करोगे, अब आपको स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज B अपॉन I, ठीक है। मतलब इंटरसेप्ट ऑफ Y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ X, ये फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करने का। आपको पता नहीं है तो मार्जिन पे लिख दो, स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करना हो ना, तो स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ Y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ X,
ठीक है। तो इस ये इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको कोई भी पॉइंट उठा लो, जैसे ये वाली पॉइंट, ठीक है, 10 वाली। देखो 10 पे क्या है, 10.2 पे 3 है, तो 10.2 से 3 वाली पॉइंट उठा लो, ये देखो इसका स्लोप, तो इसका स्लोप निकाल रहे हो, तो इंटरसेप्ट ऑफ y ये है ना, तो 10.2 माइनस 0, 10.2 माइनस 0 अपॉन ये 3 है ना, तो 3 माइनस 0, ठीक है। तो 10.2 में से 0 गया 10.2 अपॉन 3 में से 0 गए 3, ठीक है। अच्छा आप इसको काटो, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या आया 3.4, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते थे, इसका भी निकाल सकते, इसका इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाले का, दिस और ये, ठीक है। मतलब आप किसी का भी इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट मतलब उसका हिस्सा कोई भी निकाल सकते हो। मैंने क्या लिया, मैंने 10.2 अपॉन 3 लिया, 6.7 अपॉन 2 लो, 3.4 अपॉन 1.0 लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आंसर क्या आया, आर क्या आया आपका, आर इज इक्वल टू 3.4 ओम, ठीक है। ये क्या है, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x, ठीक है। स्लोप मतलब स्लोप क्या है, ये आर ही मिला ना फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये आर ही है ना, v अपॉन आई आर ही तो होता है, तो ये आर मिला, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको इतनी डिटेल में कराई, मोस्टली ऐसे ऊपरा ऊपरी सब करा देते हैं। मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट ऑफ y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x होता है, ठीक है। पेज 221 का 8th नंबर भी देख लो, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है आपकी। मैंने 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी का मतलब V दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको V दिया हुआ है, तो V क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट, ठीक है। फिर इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो I क्या है आपका 2.5 मिली एम्पियर है, तो ओम्स लॉ लगाओ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे, तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आईआर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, R, तो R को अकेला बनाओ तो V अपॉन आई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। वैल्यू डालो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V की वैल्यू क्या है 12 और I की वैल्यू क्या है 2.5। अच्छा पर ये देखो मिली एम्पियर में है, हमेशा जो वैल्यू है जब भी न्यूमेरिकल करते हो तो वो SI यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी वैल्यू है वो SI यूनिट में ही होनी चाहिए। तो देखो 2.5 मिली एम्पियर है, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। हमेशा मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। मतलब ये मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³, ठीक है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का, मिली विली में ना चले, मिली माइक्रो नहीं चले, एम्पियर में ही चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ लिख दो ऊपर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 I इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो 12 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 120 अपॉन 25, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, 120 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ 25 को 120 से करो, 25 को 120 से, 25 4 जा 100 माइनस 0 2 नीचे, ठीक है। फिर नहीं जा रहा है तो 0.0, 25 8 जा 200, 25 8 जा 200, ठीक है। तो 4.8, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है।
तो ये आपका फाइनल आंसर R इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अच्छा, इसके बाद वाला ये मतलब जो टॉपिक करा रही हूँ उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस करा दे रही हूँ मैं। ठीक है, कोई छोड़ नहीं रही हूँ। अभी इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 222 पे आओ, 222 पे आओ, 222 पीछे एनसीईआरटी में बिल्कुल 222 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 222 वाला पेज। क्वेश्चन 18 का ए, क्वेश्चन 18 का ए है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 18 के ए में? वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स या बल्ब, वो जो बल्ब या लैम्प्स के जो फिलामेंट, वो अंदर जो तार होती है उनके अंदर, तो वो उसमें टंगस्टन TUNGSTN टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है? तो आपने वो टेबल पढ़ी थी टंगस्टन की, देखो रेजिस्टिविटी देखो आप, वो टेबल आपने कौन सी पढ़ी थी? आपने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, पेज नंबर 207 पे आपने टंगस्टन पढ़ा था। टंगस्टन आपने कंडक्टर्स में पढ़ा था, उसकी रेजिस्टिविटी होती है 5.20 इंटू 10⁻⁻8, मतलब इंटू 10⁻⁻8 उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो वही क्यों यूज हो जाता, बल्ब में वही क्यों यूज किया जाता है? तो आंसर लिखें, टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, फुल स्टॉप, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो टंगस्टन की खासियत क्या है? उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब उसकी जो पिघलना, वो मतलब बहुत टाइम बाद पिघलता है। ठीक है, बहुत आसानी से पिघलता नहीं है। तो टंगस्टन की खासियत क्या है? टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का कुछ लेना देना नहीं है, मैंने रेजिस्टिविटी रीड की, पर यहाँ सिंपल इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। अब आप कहोगे मैडम टंगस्टन की कैसे? तो एक मेटल है, हर मेटल की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी भी एक मेल्टिंग पॉइंट है। आपको टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट पता है कितनी होती है? टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3380 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, पर ये जलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत मतलब पिघलना, उसको पिघलाना इतना आसान नहीं है, मेल्ट करना। तो अभी हर कंडक्टर की, हर अलॉय की अपनी अपनी खासियत है। आप कहोगे मैडम क्यों बल्ब में, लैंप में क्यों टंगस्टन यूज होता है? क्योंकि उसकी खासियत है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, अभी उसमें मैंने रेजिस्टिविटी का पॉइंट दिया, पर रेजिस्टिविटी का पॉइंट उसमें सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें उसकी खासियत पूछ रहे हैं। तो उसकी खासियत में उसकी मेल्टिंग पॉइंट है, जो उसकी आवड़त है। जितना भी आप उसको जलाओ, बाढ़ो, जो भी जितना भी आप बल्ब जलाओगे वो जलेगा नहीं, उसकी जो वायर है वो फूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी हाई है, वो इतनी गर्म होगी कि वो लाइट देगी, पर वो फूटेगी नहीं। ठीक है, तो ये उसकी आवड़त है, उसकी गुड पॉइंट है। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाकी उसमें आपका क्यों कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो टंगस्टन की खासियत लिखो, क्यों बल्ब्स में या लैंप्स में यूज होता है। टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, it retains as much of heat generated, मतलब वो जितनी हो सके वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। इट रिटेन्स एज मच ऑफ हीट जनरेटेड so that it becomes very hot and emits light, वो इतना गर्म, इतनी ज्यादा हीट अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है कि गर्म होकर उसमें से लाइट निकलने लगती है। ठीक है, दैट इज द रीजन टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट। तो इसका इकलौता रीजन यही है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस है, और वो उसकी जो कैपेसिटी है रिटेन करने की, हाई इतनी हॉटनेस रिटेन करने की उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि उतना गर्म होके लाइट एमिट करने लगता है। ठीक है, लाइट आती है उसमें से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal?
ठीक है। दूसरा क्या है, जो इलेक्ट्रिक, ये ऊपर आपने किसका पढ़ा, आपने बल्ब का या लैंप का एग्जाम्पल पढ़ा, टंगस्टन पढ़ा। टंगस्टन जो कि एक कंडक्टर है, एक मेटल है। तो मेटल क्यों यूज किया जाता है, तो उसकी खासियत है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ अलॉय रादर देन प्योर मेटल। कि ब्रेड टोस्टर, जो ब्रेड टोस्टर का मटेरियल होता है, या इलेक्ट्रिक आयंस जिससे आपकी मम्मी प्रेस करती है, आयनिंग करती है, उन दो हीटर का और आयन का जो टोस्टर का और आयन का मटेरियल क्यों अलॉय का होता है, क्यों वो गुड कंडक्टर का नहीं होता है। ठीक है, तो रीजन लिखें, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ अलॉयज। ठीक है, जो भी डिवाइस जो गर्म होती है, गर्म होके जिसका काम होता है, जैसे कि आयन को गर्म करो तो उसका काम होता है, टोस्टर उसको गर्म करो तो उसका काम होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जिसका काम गर्म होने से होता है, वो अलॉय की ही बनी होती है। तो रीजन क्या है, बिकॉज alloys do not oxidize readily at high temperature unlike metals. Because alloys do not oxidize, oxidize का मतलब burn, ब्रैकेट में burn लिख दो। Because alloys do not oxidize या burn readily at high temperature unlike metals. alloys जलने नहीं लग जाते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर उस पर अप्लाई कर दो तो वो जलने नहीं लग जाते। मेटल्स जलने लग जाते हैं इतना हाई टेम्परेचर हो तो। ठीक है, ऑल्सो अलॉयज हैव अ ग्रेटर रेजिस्टिविटी, उनकी जो करंट रोकने की क्षमता है वो भी स्ट्रांग होती है। ऑल्सो अलॉयज हैव अ ग्रेटर रेजिस्टिविटी कंपेयर्ड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, उसके जो जिन मेटल्स से, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन मेटल्स से अलॉय बनता है, उस मेटल के कंपेयर में उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। तो दो रीजन है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजीली, और दूसरा इट्स रेजिस्टिविटी इज मोर कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, जिनसे वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाला अभी तक टॉपिक आया ही नहीं है, मैंने समझाया ही नहीं है। अब डी वाला देखो, डी वाला, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया से कैसे बदलता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आपको पता है ना रेजिस्टेंस और एरिया का क्या है, तो आर is proportional to 1/a। ठीक है, if area of cross section क्या लिखोगे, if area is high resistance is low। ठीक है, if area of cross section is low resistance is high। ठीक है, सिंपल। क्यों, क्योंकि R is proportional to 1/a। ठीक है, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ई, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। जो तारें होती हैं बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मतलब बिजली की तारें, वो कॉपर और एल्यूमिनियम की ही क्यों बनी होती है। देखो, अब उसकी भी कोई खासियत होगी। अब क्यों नहीं, वो उसकी खासियत होगी, कॉपर और एल्यूमिनियम की अपनी खासियत है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन ट्रांसमिट बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। उसी टेबल में इनकी रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ऑल्सो दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है और वो कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती भी पड़ती हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी और दे आर क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उनसे पैसे भी बचते हैं, वो यूज करें वो सस्ती आती है। कॉपर एल्यूमिनियम सस्ता आता है, तो दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती होती है। दे हैव लो रेजिस्टिविटी, तीसरी पॉइंट लिखनी है तो वो भी लिख लो कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विदाउट हैवी हीट लॉसेस। रेजिस्टिविटी कम है तो करंट बहुत कम हीट लॉस से, मतलब वेस्टेज नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि वो करंट को जाने देती है। ठीक है, ऑल्सो दे अलाउ, ऑल्सो
they conduct electric current, also they conduct electric current without heavy heat losses। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स ही यूज होती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को बिना वो हीट लॉस के वो पास होने देती है। ठीक है, आज होमवर्क में जितना भी आज हमने शुरुआत से एंड तक जितना भी डिस्कशन किया सारा आपको अच्छे से लिखना है, सबके क्वेश्चंस और सबके आंसर्स एकदम डिटेल में अच्छे से जैसे डिस्कस किया वैसे क्वेश्चंस कंपलसरी। क्वेश्चंस नहीं लिखोगे ना पेरेंट्स को फोन कर दूंगी मैं। अच्छा, और बायोलॉजी में आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का डायग्राम 2 बार ही बनाना है। बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में पेज 1111 नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है बोर्ड्स में, अच्छे से प्रैक्टिस करना। पेज 111 नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का 2 टाइम्स बनाना है, हो सके तो 3 टाइम बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नहीं तो बाद में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पेज 211 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन 2 टाइम्स। और आज शुरू से एंड तक फिजिक्स में जितना भी डिस्कस किया है वो सारा आपको लिखना है अच्छे से, और मेरे को टाइम पे भेजना है काम। चले, थैंक यू।